ओके बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन को काफ़ी डिटेल पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने फ्रैक्शन को डिस्कस किया था कि फ्रैक्शन इज़ अ फोर्स, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ फोर्स। ठीक है, इसका यूनिट भी अदर फोर्सेस की तरह न्यूटन है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी भी डायरेक्शन होती है। बच्चों डायरेक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। पहले फ्रैक्शन को हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों, कि फ्रैक्शन इज़ अ फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी। ये वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी की मोशन को स्टॉप करती है, ठीक है, या करने की कोशिश करती है। ठीक है, अच्छा बच्चों ये हमेशा कब अकर होती है, जब बॉडी मूव करती है। ठीक है, नॉर्मली ये उस वक्त अकर होती है, रेस्ट के केस में भी ये होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमेशा किसी भी बॉडी की मोशन को स्टॉप करती है, करने की कोशिश करती है। हमेशा बच्चों अपोजिट टू द मोशन होगी। अगर एक रॉकेट है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रैक्शन कहाँ होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। एक कार है जो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रैक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अपोजिट टू द मोशन। ठीक है बच्चों ये क्योंकि एक थ्योरेटिकल टॉपिक है तो इसको फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना बच्चों एक एनिमेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको पढ़ाना और इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर इसके बाद भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे। ठीक है बच्चों, इसको एक एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। How do things move in real life? Say a ball is moving on a flat ground and there's no external force acting on it. Will the ball eventually come to a halt? Yes, it will. Have you ever wondered why? Say you're skating on an ice rink and your friend is skating on the road. Whose movement do you think will be smoother? Definitely yours. When you hold a bottle in your hand, why doesn't it just slip through and fall? Sometimes when you're walking around in a mall, do you remember seeing a caution sign to warn you about the floor being wet? What explains all this? The answer is friction. The reason why the ball eventually comes to a halt is because of the force of friction. The reason why skating on an ice rink is easier because the force of friction is lesser there. The bottle doesn't slip through because the force of friction between your hand and the bottle doesn't allow it to do so. If the floor is wet, the friction offered by it reduces and there are chances that you might slip and fall. So what is this friction we're talking about? It's quite easy to understand its concept. Friction is nothing but a force. It is the force exerted by a surface where an object moves across it. In the first case, when the ball is moving in this direction, the force of friction is acting in the opposite direction. The force of friction offered by the ice rink floor is lesser than the force of friction offered by the road. Hence, skating on the ice rink is easier and seems effortless. The bottle does not slip down because the surface of your hand offers a friction in the upward direction. And in the case of the floor in the mall, the soapy water reduces the friction offered by the floor. In the coming lessons, we'll learn a lot more about friction. We'll see the factors. ठीक है बच्चों हम लोगों ने फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड किया। आई होप बच्चों आप लोगों को फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको हम लोग मतलब एनिमेशंस के थ्रू समझेंगे ताकि जो है हमें बात क्लियर हो जाए। अच्छा बच्चों अब हम लोगों ने एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन की बात करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है इसकी मुश्किल भी है। आई होप बच्चों फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों फ्रैक्शन होती क्यों है दो सरफेसेस के बिटवीन। असल में होता ये है बच्चों कि जब भी आप एक सरफेस को किसी भी एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर रखते हो ना तो उनमें कुछ थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, ये इसका क्लोज व्यू लिया हुआ है तो इनमें कुछ थ्रेड्स होते हैं। जब भी आपको अगर एक सरफेस जितनी भी स्मूथ नज़र आ रही है ना, लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो इनके बिटवीन थ्रेड्स होते हैं। इनको बच्चों हम कोल्ड वेल्ड्स कहते हैं। ठीक है, जब भी आप एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे रखो ना तो बच्चों दोनों सरफेसेस के जो कोल्ड वेल्ड्स होते हैं ये आपस में लॉक हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो दोनों मतलब वो जब लॉकिंग हो जाती है दोनों थ्रेड्स के बिटवीन, दोनों बॉडीज़ की थ्रेड्स के बिटवीन, तो वो एक दूसरे को मूव करने नहीं देती बॉडीज़। ठीक है, तो बच्चों एनी कोल्ड वेल्ड्स के कांटेक्ट में आने की वजह से जब ये एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं दोनों बॉडीज़ के कोल्ड वेल्ड तो आपकी फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चों एक चीज़ होती है बच्चों जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो बच्चों इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अच्छा बच्चों ऐसा नहीं है बच्चों फ्रैक्शन हमेशा मतलब उसी वक्त प्रेजेंट हो
जब बॉडी मूव कर रही हो, ठीक है। मैंने आपको अभी थोड़ा सा हिंट दिया भी था, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन उस वक्त भी प्रेजेंट करती है, ठीक है, जब आपके पास जब अगर आपके पास एक बॉडी है ना, वो दूसरी सरफेस पे रेस्ट में। देखो बच्चों, जैसे यहाँ बच्चों एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी को हमने एक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, ये स्मॉल एफ इज़ द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। स्मॉल एफ क्या है बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। और बच्चों ये किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है आपकी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू द मोशन। जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को मूव करवाना चाहते हैं उसके अपोजिट, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपने क्या किया, आप ये बॉडी ले लें, ठीक है। आपने क्या किया बच्चों, आप बॉडी को मूव इस साइड पे करवाना चाहते हो, ठीक है। आप इसको फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, तो बच्चों आप क्या देखोगे, आपने ये बॉडी अभी तो रेस्ट में है, जब आपके पास फोर्स कितनी है बच्चों, 0 न्यूटन, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, ठीक है। 10 न्यूटन फोर्स जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं बच्चों, ये बॉडी अभी भी मूव नहीं की, अभी भी रेस्ट में है, ठीक है। अभी भी किस में बच्चों, अभी भी रेस्ट में है, ठीक है। तो बच्चों आपने, क्योंकि बच्चों जो अपोजिट में फ्रैक्शन फोर्स है ना, जैसे ही आप 10 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे ना, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में 10 हो जाएगी, ठीक है। यानी फ्रैक्शन फोर्स फॉरवर्ड, ये जो एफ कैपिटल एफ है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्रैक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट करेंगे, स्टिल बॉडी जो है वो आपकी क्या होगी, रेस्ट में होगी। आपने बच्चों इसी फोर्स को 10 न्यूटन को बढ़ा के बच्चों आपने कितना किया, 20, ठीक है। न्यूटन ऐसा मैं यूनिट लगा नहीं रहा। तो बच्चों आप क्या देखोगे, फोर्स भी आपके पास जो फ्रैक्शन ऑफ फोर्स है दो सरफेसेस के बिटवीन, वो भी 20 हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, जैसे जैसे आप फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसको मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी जो स्टेबिलिटी, यानी कि ये भी दूसरे को स्टेबल करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ठीक है, दोनों सरफेसेस। तो बच्चों ये फ्रैक्शन बढ़ रही है, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या किया, आपने 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, ठीक है। तो बच्चों मैंने देखा फोर्स ऑफ फ्रैक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में 30 बढ़ गई, ठीक है। अब इन दो सरफेसेस की लॉकिंग की वजह से, इनके जो कोल्ड वेल्ड्स लॉक हुए हुए थे, इन दोनों के बिटवीन मैक्सिमम फ्रैक्शन बच्चों 30 ही प्रोड्यूस हो सकती थी और नहीं हो सकती। अब जैसे बच्चों आपने फोर्स को 30 से 32 किया ना बच्चों, अब हमने देखा ये बॉडी मूव कर जाएगी आगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो दोनों सरफेसेस के बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है, वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है बच्चों, वो मैक्सिमम हो सकती है आपके पास 30, ठीक है। अगर कोई पर्सन आके फॉरवर्ड डायरेक्शन में 30 से ज़्यादा लगा देगा ना, तो अब तो ये बॉडीज़ मूव कर ही जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों ये जो 30 न्यूटन फोर्स है ना, ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ, ठीक है, लिमिटिंग फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन टू सरफेसेस बिफोर दे विल स्टार्ट टू मूव, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन, ये बच्चों 30 मैक्सिमम है ना इस केस में, बिटवीन टू सरफेसेस बिफोर दे विल स्टार्ट टू मूव, ठीक है। तो बच्चों ये फोर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या कहलाती है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। और इसको हम नॉर्मली किससे शो करेंगे बच्चों, इसको हम शो करेंगे एफ एस से, ठीक है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें एक और चीज़ ये देखनी है कि ये जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। तो बच्चों ये जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है, अब हमें ये देखना है बच्चों, अब हमें ये देखना है बच्चों, यहाँ मेरी एग्जांपल में फोर्स की एग्जांपल, फोर्स चेंज है, यहाँ मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कितनी है बच्चों, वो 30 है। तो जैसे ही मैं 30 से 30.5 अप्लाई करूँगा, तो आप क्या देखोगे, बॉडी मूव कर जाएगी, ठीक है। आई होप बच्चों इस कॉन्सेप्ट को मैंने इसलिए समझाने में टाइम लिया, थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा बच्चों, आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड फोर्स बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 10, 20, 30, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन भी एक लिमिट तक बढ़ रही है, ठीक है। उस लिमिट के बाद नहीं बढ़ेगी, वो एक अलग बात है। तो फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है। तो बच्चों जब मैक्सिमम फोर्स हो जाएगी ना बिटवीन टू सरफेसेस, यानी 30 जब मैंने अप्लाई की तो मैक्सिमम हो गई, तो टू सरफेसेस के बिटवीन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रैक्शन भी 30 हो गई। तो बच्चों उसके बाद 30 से जैसी फॉरवर्ड फोर्स 32, 31 या 30.5 करूँगा, तो ये बॉडी, ये जो आपके ये जो ब्लॉक है, ये आपका मूव कर जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जो कि अप्लाइंग फोर्स के इक्वल है बिफोर दे विल स्टार्ट टू मूव, वो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम स्मॉल एफ एस से भी शो करते हैं और कैपिटल एफ एस से भी। तो बच्चों मैं ये बताना चाह रहा था कि फॉरवर्ड फोर्स बच्चों इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है। आई होप बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों इसको बाद ये देखते हैं कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन बच्चों इसको हम कैपिटल एफ एस से भी शो करते हैं और स्मॉल एफ एस से भी शो करते हैं, ठीक है बच्चों। इसको ज़रा और अंडरस्टैंड करते हैं किस पे डिपेंड करती है। अच्छा बच्चों देखो, ये डिपेंड करती है बच्चों बॉडी के वेट के ऊपर, ठीक है। अगर एक बॉडी है ना बच्चों, उसका वेट मैंने आपको बताया था, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में W1 लेट्स सपोज 5 न्यूटन, तो बच्चों परपेंडिकुलर रिएक्शन भी सरफेस से कितना आएगा बच्चों, वो भी 5 न्यूटन आएगा, जिसको हम R से शो करते हैं। याद आया बच्चों।
तो बच्चों लेट सपोज यहाँ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, यहाँ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 2 न्यूटन, ठीक है, यहाँ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 न्यूटन है बच्चों, ये पहली एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अब बच्चों सेकंड केस में बॉडी का वेट कितना है 10 न्यूटन और परपेंडिकुलर रिएक्शन नीचे से कितना आएगा बच्चों इक्वल टू 10 न्यूटन। तो बच्चों मैंने देखा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ गई, ठीक है। थर्ड केस में देखो बच्चों बॉडी का वेट कितना है बच्चों 20 न्यूटन, तो परपेंडिकुलर रिएक्शन भी 20 आएगा। तो मैंने देखा बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर रिएक्शन ज़्यादा हुआ, वेट ज़्यादा हुआ, तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये इसका मतलब क्या है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, वो डिपेंड कर रही है बॉडी के वेट पे और परपेंडिकुलर रिएक्शन पे, ठीक है। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कि लिमिट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, दैट इज़ डायरेक्टली इक्वल टू परपेंडिकुलर रिएक्शन। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। मैं दोनों बातें कह सकता हूँ, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जब भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटती है ना बच्चों, तो हम क्या लगाते हैं बच्चों, हम लगाते हैं कांस्टेंट, और यहाँ कांस्टेंट क्या इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों, म्यू, ठीक है। तो बच्चों म्यू क्या चीज़ है वो भी डिस्कस करते हैं। म्यू आर बच्चों ये आपके पास एक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला बन गया, दैट इज़ इक्वल टू म्यू, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर रिएक्शन। यहाँ भी अगर हम लगाएं तो बच्चों ये फॉर्मूला भी बन सकता है, ठीक है, म्यू वेट, ठीक है बच्चों, तो ये भी बन सकता है, ठीक है। तो बच्चों दोनों फॉर्मूले एक ही चीज़ के लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। अगर आप परपेंडिकुलर रिएक्शन गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगा लें, अगर आपके पास वेट गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा लें। बच्चों ये एक और फॉर्म भी बन सकती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों वेट किसके इक्वल होता है किसी बॉडी का, वो इक्वल होता है mg के। तो बच्चों ये फॉर्म भी बन सकती है। अगर आपके पास मास गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा लें लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, वेट गिवन है तो बच्चों ये फॉर्मूला लगा लें, ठीक है। और अगर आपके पास परपेंडिकुलर रिएक्शन गिवन है जो अपोजिट में आता है किसी भी सरफेस से, तो आप ये फॉर्मूला लगा लें, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोग देखेंगे यहाँ पढ़े में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फर्दर बच्चों ये मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और ये जो बच्चों हमने म्यू इंट्रोड्यूस किया है ना, ठीक है, ये जो म्यू इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।